हेलो, वेरी वार्म वेलकम टू मेरे भाई बहनों। आज हम चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 का पढ़ने जाने वाले। अगेन ये एक वन शॉट वीडियो है जो कि है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अब एक सवाल आता है मन में कि हम कंजर्व एनर्जी को करते हैं, लाइट को करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि फ्यूल को करते हैं, बट एनिमल प्लांट को कंजर्व क्यों करना है? वो तो फ्रीली घूम रहे हैं, क्यों उन्हें हम कंजर्व करें? सो बात क्या है ना कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो धीरे धीरे पृथ्वी पर से लुप्त होते जाते हैं, ठीक है। तो वो लुप्त ना हो पाए या कुछ स्पीसीज उनकी धरती पे रहे, सो डेट हमारे फ्यूचर्स जनरेशन देखे उन्हें, जाने उन्हें, इसलिए उन्हें कंजर्व करना पड़ता है। इस टॉपिक के बारे में आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सो पहले गो थ्रू कर लेते हैं क्या है। पहला टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसके क्या क्या कॉजेस हैं। पहले तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब इसी में से समझने की कोशिश करो। फॉरेस्टेशन का ऑपोजिट यानी डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन यानी हम बहुत सारे प्लांट उगाएं, ठीक है, और काफी प्लांटिंग करें काफी लार्ज स्केल में। और डिफॉरेस्टेशन यानी जस्ट उसका ऑपोजिट यानी हम काफी प्लांट्स को कट कर दें काफी लार्ज स्केल में। सो देखते हैं क्या है प्रॉपर डेफिनेशन इसका। सो क्या कह रहा है, कटिंग डाउन द ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। यानी काफी सारा ट्रीज कट करना एक लार्ज स्केल में काफी बड़ी सी जगह पे, किस लिए? ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए। उसी को क्या कहा जाता है? डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। उसके क्या क्या कॉजेस हैं? ड्राउट्स, फ्लड्स, चेंज इन टेक्सचर एंड कंटेंट ऑफ सॉइल। अब ये रट्टू तोता की तरह सिर्फ ऐसे याद कर लेने से अच्छा है कि हम समझें कि ये चीज या बाढ़ आना या सूखा पड़ जाना कैसे डिफॉरेस्टेशन पे अफेक्ट कर रहा है, यानी इन दोनों का आपस में क्या इंटरलिंक है। सो उसको समझ लेते हैं। पहले मैं रब कर देती हूँ सो दैट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। इतने में हो जाएगा ना। इधर ध्यान से देखो, तीन चीजें थी, फ्लड्स और तीसरा चेंज इन टेक्सचर और कंटेंट ऑफ सॉइल। सो पहले इसको देखते हैं ये कैसे अफेक्ट हो रहा है या डिफॉरेस्टेशन की वजह से सूखा कैसे पड़ जा रहा है वो देखते हैं, ठीक है। सो क्या होता है ना बेसिकली कि जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो जो नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास होते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी फ्यू प्लांट्स हो जाते हैं, यानी प्लांट की जो संख्या हो जाती है वो कम हो जाती है, यानी फ्यू प्लांट्स, जिसकी वजह से CO2 जो होता है एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर जाता है। कैसे इंक्रीज कर जाता है? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास हमारा CO2 ले लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। सो CO2 ले लेते हैं, अगर प्लांट नहीं रहा तो CO2 क्या होगा? कौन लेगा? मान लो प्लांट है, पूरा गायब नहीं हुआ, लेकिन जितना है वो कम पड़ गया, तो CO2 क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, ठीक है। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो वाटर साइकिल जो होगा अर्थ का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब जब वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा तो रेनफॉल क्या हो जाएगा, यानी बारिश क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। सो इस वजह से ये पूरी फैक्ट ऐसे पूरा साइकिल समझ लो, ऐसे ये अफेक्ट करता है हमारे इसको। अगेन समझा दूं, डिफॉरेस्टेशन, कम प्लांट मीन्स ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में। ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, जिसकी वजह से जो वाटर साइकिल है हमारे अर्थ का डिस्टर्ब हो गया तो रेनफॉल क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब फ्लड्स के बारे में देखते हैं कि फ्लड कैसे अफेक्ट करता है। एक बार समझ लोगे ना आप, तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख लोगे। रट्टू तोता की तरह रटने से अच्छा है कि हम समझ लें ना। फ्लड्स का देखते हैं, फ्लड का क्या है, वो कैसे अफेक्ट होता है। फ्लड देखो, जो सॉइल होता है ना, जब कोई प्लांट रहता है तो वो क्या होता है? सॉइल से एकदम जकड़ा होता है उसका जो रूट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, ज्यादा हो जाती है। जब हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं यानी प्लांट जब हट जाता है तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है
कैपेसिटी जो होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो सॉइल होता है, जो वहाँ का जगह होता है, वो वाटर होल्ड नहीं कर पाता है और वहाँ पे फ्लड्स आ जाते हैं। ठीक है, अब ये चेंज इन टेक्सचर एंड कंटेंट वाला समझ लो। क्या होता है जब हम अपरूट करते होंगे, जब हम ट्रीज कट करते होंगे, सो जो अपर लेयर ऑफ सॉइल होता होगा, अपर लेयर ऑफ सॉइल जो होता होगा, वो वहां से डिस्प्लेस हो जाता होगा। कैसे? एयर के थ्रू वहां से हट जाता होगा। नीचे लेयर वाला यानी लोअर लेयर वाला सॉइल ऊपर आ जाता होगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। इसको सॉइल इरोजन कहते हैं। इस वजह से सॉइल इरोजन हुआ। जब एक बार सॉइल इरोजन हो गया ना, तो जो सॉइल रहता है उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, उसमें जो न्यूट्रिशन कंटेंट रहते हैं वो चेंज हो जाता है। सो इस तरह से ये टॉपिक आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है। सो अब हम देखते हैं क्या है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कहा गया है, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कहा गया है। बेसिकली काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट इसको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि ये तीनों जो डेफिनेशन है आप रट लो, क्योंकि अगर आप समझोगे तो आप उसी में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि लगभग सब कुछ तीनों एक पे एक ही है, बस हल्का सा डिफरेंस है तीनों में। ठीक है, इसके बाद के जो चैप्टर्स है ना, इसके बाद जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है, एज ऑफ एडोलसेंस है, फोर्स है, फ्रिक्शंस है, साउंड है, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस पे अपना टाइम वेस्ट, मेहनत वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उस पर वेस्ट करना, आप उस पर इन्वेस्ट करना, इनपुट करना। इसको रट लो। ठीक है, इसको रिमेम्बर कर लो। और क्या मैं कहूँगी कि बस काफी इजी सा छोटा सा चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ टॉपिक, बट आ सकता है। ठीक है, 1-2 नंबर का आ सकता है। सो देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है। एन एरिया वेयर एनिमल्स हैबिटेट्स एंड देयर सराउंडिंग्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, जैसे कि ग्रेजिंग, यानी एक वो रिजर्व्ड एरिया जहां एनिमल्स अपने सराउंडिंग के साथ प्रोटेक्ट करके रखे जाते हैं, या प्रोटेक्ट किया जाता है उन्हें, सो दैट उन्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कौन सा डिस्टर्बेंस? जो ह्यूमन एक्टिविटीज हम करते हैं ना, जैसे कि ग्रेजिंग, वो वहां नहीं करेंगे, यानी वहां लोग जो है वो अलाउ नहीं है। ठीक है, पीपल्स आर नॉट अलाउड ओवर देयर। नेशनल पार्क क्या कह रहा है? एन एरिया रिजर्व्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, यानी एक वो रिजर्व एरिया जहां वाइल्ड लाइफ के साथ साथ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी कंजर्व करके रखे जाते हैं। लास्ट आपका है बायोस्फीयर रिजर्व, अ लार्ज एरिया वेयर लाइफ ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड ट्राइबल्स एक्सिस्ट, यानी एक वो रिजर्व एरिया जहां वाइल्ड लाइफ के साथ साथ वहां के ट्राइबल्स भी हों। ठीक है, सो इसको एज इट इज आप याद कर लो। ठीक है, अब एक टॉपिक है फ्लोरा एंड फौना के बारे में। ठीक है, वो नया टर्म है, नए वर्ड्स हैं, कंफ्यूजन होगा उसमें, इसलिए मैं उसको बता देती हूँ। ऐसे उसमें कुछ बताने लायक है नहीं। ठीक है, फ्लोरा मतलब होता है फ्लावर्स और फौना मतलब होता है एनिमल्स। फ्लोरा, फौना यानी फ्लावर्स यानी एनिमल्स, बस। यानी वो एनिमल्स या वो प्लांट जो एक पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर रीजन में उस जगह पे पाए जाते हैं, उन्हें फ्लोरा और फौना कहा जाता है। नए टर्म्स थे इसलिए बताना जरूरी था। अब आगे देखते हैं क्या दिया है। सो अब क्या है आपका एंडेमिक स्पीसीज और एंडेंजर्ड स्पीसीज। अभी हमने इसके बारे में जो शुरुआत में पढ़ा था, बस ये वही टॉपिक है। देखो क्या है, एंडेमिक स्पीसीज मतलब स्थानिक प्रजातियां, यानी जो पर्टिकुलर रीजन में वहां पाए जाते हैं ज्यादातर। क्या है डेफिनेशन? स्पीसीज विच आर फाउंड मेनली एक्सक्लूसिव इन अ पर्टिकुलर रीजन, स्टेट या फिर कंट्री, यानी वो प्रजातियां जो ज्यादातर मेनली एक्सक्लूसिव पाए जाते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर स्टेट में या फिर उस पर्टिकुलर कंट्री में। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल बता दूं मैं, पेंगुइन। ये हर जगह तो नहीं पाया जाता ना, सिर्फ स्पेसिफिक जगह पे पाया जाता है। दैट्स व्हाई इट्स अ एंडेमिक स्पीसीज। नाउ लेट्स सी अबाउट दिस
एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है? द स्पीसीज विच विल गेट एक्सटिंक्ट सून, यानी वो प्रजातियां जो कि बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएंगी या बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगी इस धरती पर से। जैसे कि डायनासोर बहुत जल्द मतलब डायनासोर खत्म हो गया इस धरती पर से, बट ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी खत्म होने वाला है, ठीक है, इसलिए ये एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब एक सवाल आएगा कि ठीक है हम समझ गए कि एंडेमिक स्पीसीज और एंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है, बट ये पता कैसे चला कि कौन सा जानवर जो है वो खत्म होने वाला है या ज्यादातर वहां पाया जाता है? कौन रखता है इसका हिसाब या कौन रिकॉर्ड करके रखता है? सो जो बुक रिकॉर्ड करके रखती है उसको कहा जाता है रेड डाटा बुक। उसको क्या कहा जाता है? रेड डाटा बुक। ये बुक जो है वो रिकॉर्ड रखती है कि कौन से स्पीसीज एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसका डेफिनेशन हो सकता है आपको 1 नंबर का आ जाए, तो मैं लिख देती हूँ। अ बुक which keeps record of all endangered animals and plant। लिख देती हूँ, a book which keeps record of all endangered plants and animals। ठीक है, समझ में आया? अब एक लास्ट टॉपिक आपके एनसीईआरटी में है, काफी इजी सा वो टॉपिक है, मैं इसको रब कर दे रही हूँ, आप पॉज करके नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बुक में भी दिया है इतना छोटा छोटा पैराग्राफ इसका, सो आप उससे भी एक बार गो थ्रू हो जाना। अब एक लास्ट टॉपिक है आपका माइग्रेशन। आई होप आपने इसके बारे में, इस वर्ड से आपकी दोस्ती पहले हो चुकी होगी, क्योंकि हमने हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या कि जब शुरू में लोग रहते थे तो वो एक जगह नहीं रहते थे, एक जगह अपना घर बना के नहीं रहते थे, वो हमेशा टाइम वाइज वेदर वाइज अपना जगह, अपना रहने का स्थान चेंज करते रहते थे। याद है पहले लोग नदी के किनारे रहना प्रिफर किए, क्यों? क्योंकि वहाँ इजीली उनको खाना बनाने के लिए पानी मिल जाएगा, उनके कैटल के लिए भी इजीली पानी और सब कुछ मिल जाएगा, इसलिए पहले वो नदी के किनारे रहने लगे। बट एज टाइम पासेस वो अपना, उनकी थिंकिंग चेंज हुई, वो धीरे धीरे फिर माइग्रेट करने लगे एक जगह से दूसरी जगह, वो एक जगह नहीं रहते थे। सेम चीज प्लांट में, एनिमल्स में है। क्या होता है ना कि जो बर्ड्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल फ्लेमिंगो, ठीक है, फ्लेमिंगो, ये जो ऐसे बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनका जो वेदर होता है, जिस सुटेबल वेदर में उनको सही लगता है, वो उस हिसाब से एक जगह से दूसरे जगह अपना जो शेल्टर है चेंज करते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऐसे एनिमल्स, ऐसे बर्ड्स को क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स। ऐसे बर्ड्स को क्या कहते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। वेदर की वजह से ही ये एक्चुअली एक जगह से दूसरे जगह अपना शेल्टर चेंज करता है। सो ऐसे ही चैप्टर होता है खत्म, कुछ नहीं था इस चैप्टर में। एक बार वीडियो देख के एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाना, ठीक है। बस एक बार ही गो थ्रू होने की इसकी जरूरत है, बार बार इसमें रिवीजन की भी जरूरत नहीं है। नोट्स बना लेना, समझ लेना, और फिर पेपर से 2-3 दिन तक उसको रिवीजन करते रहना। बस इतना ही इस चैप्टर में करना है, क्योंकि काफी इजी सा, काफी शॉर्टेड ये चैप्टर है, ठीक है। अब थैंक यू, लेती हूँ अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।